की आवाज़, आपका काम, आपकी फिल्में बहुत हमें इंस्पायर करती हैं ऑलवेज। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। पहली बार कब सोचा आप एक्टर बनना चाहते हैं? कॉलेज में, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। थोड़ा बताइए प्लीज सर, उसकी जर्नी के बारे में, कैसे? नहीं, मैं बचपन से 7 साल की उम्र से मुझे शौक था। ये घर के अंदर हमारे मदर फादर मदर ने बहुत सब म्यूज़िक दिया था, घर में डांस दिया था, और हर एक को एक एक हर फैमिली मेंबर को एक हॉबी और एक स्पोर्ट्स लेना था। तो मैं स्विमर था, और साथ में ये घर पे थोड़ा बहुत नाटक कर लेता था, और वायलिन बजाता था। म्यूज़िक चूज़ किया था मैंने। फिर वायलिन छोड़ा, गिटार लिया, और स्विमिंग जब स्कूल ख़त्म हो गई तो फिर टेनिस लिया। करते करते फिर 7 साल की उम्र में मैं घर पे देख रहा था, कहीं मैंने सुना था रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, छोटे नवाब का बच्चों का प्रोग्राम हर बुधवार या कुछ आता था, याद नहीं। तो मैं पहुंच गया। घर बड़ा था, आंगन सामने पीछे, आंगन तो कुत्ते बिल्ली ये लड़ते रहते थे, कहाँ कूँ। कभी कभी बिल्ली के पास के घर से आती तो कुत्ता अटैक करता। तो उन्होंने बोला, आपका नाम क्या? मेरा सुरेश। सुरेश। छोटा था, बहुत छोटा था। तो बोला, आप क्या करते हैं? अब मेरे समझ में नहीं आया, मेरे तो तुरंत मुझे थॉट आया। मैंने बोला, मैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करता हूँ, आवाज़। तो फिर मैं हूँ करके उसका बहुत अच्छी तरह से, मतलब लगता है कि रियल कुत्ता लड़ रहा है उधर। तो वो वहाँ से शुरू किया। तो फिर ऑल इंडिया रेडियो के बाद फिर स्टेज किया स्कूल में। स्कूल के बाद कॉलेज में एक दोस्त साथ में मिला, जो हम दोनों देवानंद के फ़ैन थे। तो हम देवानंद की मिमिक्री करते थे। वो भी करता था, मैं भी करता। एक पिक्चर देखते थे, शुरू से आखिर तक उसके डायलॉग हम जो याद मत हो जाते थे, थोड़े नहीं भी होते थे तो उसको याद होते थे, तो मुझे नहीं तो इसको होते थे। तो हम दोनों मिलके घूमते घामते ये देवानंद की मिमिक्री, देवानंद की तरफ बड़े बड़े कॉलर और ऐसे ऐसे करके बात करना। स्टेज पे भी देवानंद की मिमिक्री करता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल स्टेज क्यों नहीं करें। फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा सबको। मैंने कम से कम पूरी फैमिली और हैदराबाद के काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, और सब हाउसफुल था। सबसे अपने बारे में वो लिया कि भाई मैं किस स्टेज पे हूँ, कैन आई एम आई गुड एक्टर, बैड एक्टर, और ओके। ये करने के बाद मैंने ऐसे नहीं आ गया कि मैं पिताजी की दुकान मकान छोड़ के घर से लड़ाई करके भाग गया फिल्म में, क्योंकि लोगों ने बोला कि आप देवानंद की मिमिक्री अच्छी करते हो तो आप बड़े हैंडसम हो, बोले, और भाग गया। ऐसे नहीं, मैंने पूरी चेकिंग की अपनी। पहले फिर रेडियो वाले बोले, यार ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ आवाज़ में मिले। उसके बाद स्टेज पे पसंद आया। तो एक वहाँ था पिल्ले, एक फोटोग्राफर डेक्कन क्रॉनिकल में। तो उसने बोला कि मेरे पास आप आओ, मैं आपको एक्टर जैसे लगते हुए वैसे फ़ोटो खींच के देता हूँ, एंड आई विल नॉट चार्ज यू। उसको भी वो भी इम्प्रेस था। नहीं, पता नहीं क्यों किया उसने, भगवान जाने। प्रकृति में जो कहानी बननी है बनती है। तो पिल्ले ने इतनी अच्छी तस्वीरें मैं खुद ही नहीं पहचानता था अपने आप। वो फोटोग्राफ्स लिए लेके फिर बहुत इधर आया। आके मेरे एक रिश्तेदार थे, मामा जी, उनका कोई एक फ्रेंड था, जगदीश निरोला। वो डायरेक्ट फिल्म कर रहे थे, उसका नाम क्या था, तन्हाई, रियाना सुल्तान और अनिल धावन। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, तू क्या कर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जा स्टेज पर, वहाँ सब देखेगा, कोई डायरेक्टर तुझे कोई देख लेगा तो ले लेगा। अजीब अजीब सजेशन। हैदराबाद इतना छोटा टाउन है। तो वहाँ गया मैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी वो किताब लिख रहे हैं बैठ के, कंटिन्यूटी की बुक लिख रहे हैं, क्लैप मार रहे हैं। तो फिर हैदराबाद में पिक्चर बनती थी श्याम बेनेगल की, वहाँ रेहाना शबाना से मिला, वहाँ बैठा, श्याम बेनेगल को मिला। लेकिन वहाँ कुछ उन्होंने मेरा प्ले देखा, लेकिन श्याम ने मुझे नहीं लिया, किसी भी रोल में नहीं लिया, छोटा रोल भी नहीं दिया। तो फिर
एक दोस्त ने बोला, यार मुझे 20 रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे 20 रुपए दे, तेरे को बड़ी आइडिया देता हूँ, मैं इतने साल से तेरे को देख रहा हूँ एक्टर बनने का। तो मैंने निकाल के दे दी 20 की। तो बोलता है, तुम ना फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, और कोई तरीका नहीं है, ये जो तुम असिस्टेंट ही कर रहे हो, ये इसके पीछे शाम वाम के नहीं जमने वाला है। तो मेरे क्लास में बचपन का दोस्त था महमूद बेग, मिर्ज़ा महमूद बेग, वो इंस्टीट्यूट से निकल के आया था। तो मैंने बोला, यार ये कैसे करते, क्या करते? तो मैं फॉर्म भरने में लेट हो गया। जब घर वालों को पता चला कि फॉर्म भर रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत मुझे इमोशनल हो गए, मम्मी का रोना, इनका भाइयों का ही बोलना करके मेरी शादी तय करा दी। और मैं बोल नहीं सकता था कि अगर फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं मिली एडमिशन तो अभी अभी शादी हुई, मेरी नाक कट जाएगी कि बोले बड़ा आया था हीरो बनने। तो ईगो के अंदर मैंने बताया नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया है। फिर मद्रास में कुछ रिटन टेस्ट था, फिर उसके बाद तो जब पूना गया फिल्म इंस्टीट्यूट में फिजिकल टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में नाम मेरा है, सुरेश ओबरॉय सिलेक्टेड है। बहुत रोया बाहर जाके, कोई किससे बात करूँ ना, माँ भाई खुश ना, माँ खुश ना, बीवी को बोल नहीं सकते, बीवी तो शादी नहीं हुई थी अभी, क्या करूँ, किसको बोलूँ? बस एक दोस्त था महमूद, उसके लिए वेट किया, उस होटल में रहा, दूसरे दिन घर आ गया। आके इन्होंने उठा के 1 अगस्त को मेरी शादी तय कर दी, और 1 अगस्त को 1974 को मुझे लेटर आया कि आपको आना है। अब मैं क्या करूं? 3 दिन तक वाइफ को परेशान किया, मैंने समझाया कि एक डायरेक्शन कर रहा हूँ। तो बोली, मैं तो बिजनेसमैन से शादी की थी, आप क्या डायरेक्शन फिल्म का कर रहे, वो हमारी लायक चीज़ नहीं है। बोला, मेरी जिद है, तुम एक बार मेरी बात मान लो, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं पूछूंगा। तो बहुत रोई वो। मैं रेलवे स्टेशन में टेलीग्राम दिया तनेजा सर को, सर ज्वाइनिंग आफ्टर 3 days नॉट वेल, कुछ ऐसे ही लिख दिया था, याद नहीं है। फिर ज्वाइन किया, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और वो फ्राइडे सैटरडे संडे ढूंढते थे हम, और उसके बाद अगर मंडे को छुट्टी आ जाती तो भगवान का शुक्र करते थे। तो उतने में स्ट्राइक हो गई वहाँ एक्टर्स की फिल्म 1974 में। तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला चलो हनीमून तो कर ले चले बीवी के साथ। तो न्यूज़पेपर, टिकट्स ट्रेन की आपको मालूम थे कितनी तकलीफ होती थी, सिलेंडर गैस की, ट्रेन की, इंडियन एयरलाइंस की प्लेन की, कुछ भी तो नहीं मिलता था। फ़ोन तो मिलना ही मुश्किल। अब ट्रेन में खड़े रहो, धक्के खा के सो जाते थे बाथरूम के सामने, न्यूज़पेपर खरीद के 4 आने। वहाँ से टीटी डांटा फाटा तो दूसरे बाथरूम के सामने, घर तो जा। तो रात के 9 बजे ट्रेन चलती, 8:30 चलती थी, सुबह 6 बजे हैदराबाद। संडे नाइट 9 बजे चलती थी, सुबह पूना ओवरनाइट। ऐसा गुजारा। उसके बाद बॉम्बे में मुझे सूद साहब मिले, साउंड रिकॉर्डर। उन्होंने बोला, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ब्रिजभूषण भाई साहब से मिलिए। ब्रिजभूषण जो महान आवाज़ और कलाकार, रेडियो एनाउंस स्पॉट सुन के तो मैं बहुत इम्प्रेस था उनकी आवाज़ से। उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरु जैसा, शिष्य जैसा सिखाया। सिर्फ कैसे डायलॉग बोलना नहीं सिखाया, बल्कि लाइफ में जीने का भी तरीका समझा। तो मैं एक दिन ऐसे सब बैठा तो बोलते, देखो कभी कोई मिले तो बोलना कैसे, बोलो फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी। तो तुम ये हैप्पीनेस रखो, और ये भले झूठ हो, बोलना यही। ऐसी बात बहुत हमारे, मैं भी उनको गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने तो पहला सक्सेस कब मिला जिसको आपने लगा कि यस वी आर राइट फर्स्ट? पहले तो 1977 में मैं बॉम्बे आया, 14 मार्च। यहाँ अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक रूम मिला, जहाँ इतना सा, उसके अंदर ऐसे बंद था, बैल्कनी भी नहीं थी, और छोटा सा एक बाथरूम था इंडियन स्टाइल, और एक ऐसा बेंच रखा हुआ था, एक ऐसा।
किचन के ऊपर कुछ पकाने के। हमको तो मालूम ही नहीं था, मैंने वो रेंट पे लिया और देखा तो मेरे पास चूल्हा खरीदना है। अरे मैंने बोला अरे वाह, क्या ये भी होता है कि आप, हम बड़े करोड़पति के घर से की औलाद, मेरी वाइफ तो नंबर 1 द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन मद्रास, लाला मसाला, राजा मसाला, बड़े मालिक की वो की बेटी, मैं बड़ी फैमिली का बेटा। कैसी वो ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि फिर वहाँ की चौकीदार से मुझे वो मांगना पड़ा, क्या बोलते हैं, घासलेट, केरोसिन। हमको तो केरोसिन वेरोसिन आता नहीं था। थोड़े थोड़े बर्तन लाए थे घर से, वो यूज़ किए। फिर बस आती थी 255 मिलती थी, बस बैंड्रा वहाँ जाता था ब्रिज जी के पास। 400 रुपये का रेंट था, 50 रुपये हफ्ते का मैंने खाना पीने में करता था। लेकिन उसमें टैक्सी और फिल्म्स देखने का नहीं आता था खर्चा, महंगी पड़ती थी। तो उसके बाद रेडियो के बाद मैं लिंटस वगैरह गया इसमें मॉडलिंग करने के लिए। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, सिटिंग फीस देता हूँ, खाली बैठ जाओ, जब अगर क्लाइंट को ये आइडिया पसंद आएगा तो हम रियल मॉडल को लाके, जैसे बड़े मॉडल महंगे वाले वो सिटिंग के लिए नहीं आते, तो उसको सिटिंग फीस 50 रुपये मिलते थे। वो किया। ऐसे उतर के फिर एक स्टूडियो में गया रिजवी, उसमें वर्ली में रिकॉर्डिंग की। उन्होंने बोला देखो हम स्क्रैच करेंगे आपकी आवाज़ से। वहाँ यहाँ स्क्रैच बोलते थे, 50 रुपये, यहाँ वहाँ सिटिंग फीस। तो हुआ यूँ कि स्क्रैच के नेक्स्ट डे जब मिलने गया, मैं, उनके कज़न थे शायद अपने फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला यार क्लाइंट तो बोला तुम्हारी आवाज़ ही चाहिए, ये ओके हो गया। तो मुझे 3,000 4,000 कुछ दे दिया। मैंने देखे नहीं थे इतने दिन से ये पैसे। उधर लिंटास गया तो बोले यार क्लाइंट बोल रहा है हमको सेटिंग नहीं चाहिए, यही मॉडल चाहिए, इसका ही फीस दे दो हमको। तो दैट वाज द बिगिनिंग। और धीरे धीरे फिर एक दो भाई हैं यहाँ, सुरेंद्र नाथ जी के, एक्टर सुरेंद्र नाथ के बेटे, यहाँ सुरेंद्र नाथ जी, वो ढूंढते ढूंढते मेरा घर यहाँ आए। और मेरे भाई ऊपर से बोले ये देखो लग रहा है कि आपको ढूंढ के आ रहे हैं। यू नो, हम टेरेस पे खड़े थे दोनों, एक कमरा था जहाँ, बाजू वाले के ओनर की टेरेस था ओनर का। तो वो लोग आए ऊपर देखे, और उन्होंने बड़ा ब्रेक दिया ग्लूकोज का। फिर उसके बाद मेरे पास साबुन, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ बॉय। फिर तो स्टॉप नहीं कर सकता था मैं, मेरे पास डेट नहीं होती थी, इतना बिजी था मैं एज अ मॉडल। इधर मॉडलिंग, उधर रिकॉर्डिंग, इधर मॉडलिंग, उधर रिकॉर्डिंग, पैसे जमा कर रहा था। तो उसके बाद सडनली एक दिन ऐसे चल रहा था मैं, तो मेरी आदत है लोगों से वॉक कर रहे इवनिंग में, क्या आप कहाँ रहते, बोले मैं यहाँ रहता हूँ। क्या करते, बोले मैं पासपोर्ट वगैरह बनाता हूँ। तो बोले मेरा भी बना दो। तो मेरे भाई बस मेरे साथ वॉक कर रही है। बोले आप क्या करो, बोले आपको क्या मालूम है, कभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर बोलेगा मैं तुमको एक रोल भी दूंगा और इंडिया के बाहर ले जाऊंगा तो क्या करो। तो वो भी हंसी है। एक्चुअली फॉर्म ले आया, फिर मैंने भर के उसको दे दिया। थोड़े दिन में मैं गया एक स्टूडियो में जहाँ पर डड्डू राजसिप्पी से मिलने। तो मैंने बोला शायद ये रोल दे दे अपने को। उधर से कंवलजीत सिंह बाहर आ रहा था, और कंवलजीत सिंह इंस्टीट्यूट में मैं मिल चुका था, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट भी मैं ऐसे ज्वाइन नहीं किया। मैं पहले मिर्ज़ा महमूद बेग की क्लास में 2 रात मार रहे कि सबसे देखा कि ये कोई देवी देवता तो नहीं है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरी शक्ल और उनकी शक्ल अलग तो नहीं। तो मैंने देखा शैलेंद्र सिंह था, महमूद था, कंवलजीत सिंह था। कंवलजीत बड़ा हैंडसम सबसे लगता था और बहुत ही चार्मिंग था। तो उसको याद आ गया, अरे यहाँ क्या करे। मैं यार मैं परेशान हूँ, इधर मॉडलिंग मिलती है उधर रेडियो मिलता है, लेकिन आवाज़ और शक्ल में लगे कोई फिल्मों में नहीं दे रहा यार का। तो लाइक मैंने अभी एक पिक्चर छोड़ी है, विनोद पांडे आया हुआ है लंदन से, पोचकन वाला स्ट्रीट में है और ये फलाना नंबर है ना। तो मैंने अपने वो डायल किया, 8 आने डाल के, उसमें हमारा एक कॉइन बॉक्स था, उसका नंबर था 561012। तो उसमें 8 आने डाला। मैंने बोला एक कट जाती है तो फिर एक और चली जाएगी।
तो बात किया तो बोलते और क्या, मतलब उसका वो बोला आप मिल सकते, मतलब देखिए मैं आपके पास रोल सुपरस्टार का है ना, मैं बोला मैं शम्मी कपूर ऋषि कपूर जैसा वो नहीं हूँ, मेरी बड़ी बड़ी मूछ है और मैं थोड़ा सा, अरे भाई आप आओ तो सही। तो मैं बोला फिर कब आओ, बोले अभी आ जाओ। पोचकन वाला स्ट्रीट फ्रॉम जुहू। तो मैं घर गया, मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, वाइफ को बोला 30 रुपये लगते टैक्सी के, वहाँ जाके टाइम वेस्ट करके इंटरव्यू दे के आ जाऊँ। तो नहीं इसी से जाना चाहिए। 30 रुपये का खर्चा किया, वहाँ जा गया, उसने हाथ में फुट रूल पकड़ा के बोले ये माइक है, ये इसके सामने आप एक ये पहले लाइन बोलो। तो मैं बोला अभी चश्मा भी नहीं है, मैं बोला उसको हिंदी इतनी बड़ी बड़ी मोटे मोटे अक्षर, तो बोला ठीक है मैं पढ़ता हूँ तो रिपीट करो। तो विनोद पांडे ने एक लाइन पढ़ी, हेलो। तो मैंने बोला ब्रिजभूषण जी का तो मुझे रेडियो का तो अंदाजा थे, मैं बोला हेलो। तो उसके जैसा मतलब वो टेबल टेनिस चल रही थी, वो फेंक रहा था, मैं तो ऐसे देखने वाले, तो वो तो तुम तो मेरे से भी अच्छा बोलते हो यार। फिर बहुत इम्प्रेस हुआ, फिर बोला देखो आज पूरी स्क्रिप्ट खत्म करते, एंड तक क्या रात हो गई, बार बार कहीं जाना था, उसके लोग आते गए बोले के लिए नहीं वेट। तो उसने उस दिन मुझे रात को बोला कि ऑन पासपोर्ट है, बोला हाँ है। अब जो मेरी नानी आता कि पासपोर्ट है, तो वहाँ उसके घर भागा। मैं बोला भाई मैं क्या करूँ, मेरी जान बच। तो उसने बोला मैं तो तुम्हारा फर्क दे दिया उधर। बोले कहाँ दिया, फलानी जगह ऐसा कुछ बताया था। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गया तो बोले 2-3 महीने लगते क्या। तो मैं उसके पास जाके बैठ गया, बोला सर मेरी जिंदगी का